वेलकम टू चैनल दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे। ठीक है, जैसे कि जितने भी आप लोग में एस्टेट के यहाँ पे तैयारी करने वाले बच्चे हैं उन लोगों के लिए यहाँ पे अब रेगुलर आप लोगों का क्लास स्टार्ट होने जा रहा है। एस्टेट में चाहे आपका पेपर 1 हो या पेपर 2 है, मैं दोनों को यहाँ पे कवर कराने का पूरा कोशिश करूँगा ताकि आपको कम समय में पूरा का अच्छे से तैयारी हो जाए। इससे पहले के वीडियो में मैंने आपको बता दिए हैं कि किस तरह से क्लास चलेंगे, क्या चीज़ हम आपको कवर करने वाले हैं और कैसे पढ़ाई होगी। ठीक है, तो इस सीरीज़ का आप जैसे कि पता होगा, मैंने आपको बताया था कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले मैं क्या कवर कराऊंगा, आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो भी आपका टीआरई बोल रहा हूँ मैं, एस्टेट 1 में, जो कि शायद नवंबर में, अक्टूबर या नवंबर में, कुछ सितंबर अक्टूबर में जो एग्ज़ाम हुए थे आपका, उसका हम यहाँ पे सारा का सारा क्वेश्चंस कराएंगे। जो अभी ये सीरीज आज से चल रहा है ये सोशल साइंस का चलने वाला है। इसमें लगभग 6 शिफ्ट में एग्ज़ाम हुए थे सोशल साइंस के, तो 6 शिफ्ट का मैं 150 क्वेश्चंस कराऊंगा। टोटल जो आपका इस पे एमसीक्यूज बनने वाले हैं 900 क्वेश्चंस होने वाले हैं। ठीक है, तो अगर कि आप लोग चैनल पे नए हैं तो पहले जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि आने वाला जो भी वीडियोज़ हो उसको आपको डेली अपडेट मिलते जाए। ठीक है, तो चलिए हम लोग क्लास को बिना देर किए अब यहाँ से स्टार्ट करेंगे। ये जो पेपर है ये आपको देख सकते हैं, पेपर माध्यमिक सोशल साइंस शिफ्ट 1 का पेपर है, जो कि आपका हेल्ड हुआ था 6/9/2000, यहाँ पे 6 सितंबर को 2023 में हुआ था। ठीक है, ये सोशल साइंस का पेपर है। एक एक करके मैं बहुत ही बेहतरीन तरीके से पेपर को अरेंज किया हूँ ताकि आपको जो भी आने वाला एग्ज़ाम है स्टेट का उसमें आप अच्छे से यहाँ पे मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। इसमें 150 क्वेश्चंस मैं डेली कराते जाऊँगा कि ताकि एक कम समय में भी आपको एक अच्छा सा क्वेश्चंस का कलेक्शन मिल जाए ताकि आपका एग्ज़ाम में बेहतर करके आ सकते हैं। जैसे ही पहला क्वेश्चन आइएगा, यहाँ पूछा गया है कि एस्ट्रोलेब से किसको मापा जाता है। यहाँ पे 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। तो जो दोस्तों एस्ट्रोलेब से मापा जाता है, याद रखिएगा वो अक्षांश को मापा जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट आंसर होगा। एक दिया गया है यहाँ पे दूरी बतलाने वाला यंत्र क्या कौन सा होता है, तो याद रखिएगा वो जो होता है ओडोमीटर आपका होता है, ओडोमीटर। ये चीज़ भी याद रखिएगा। नेक्स्ट जो है यहाँ पे कि मौसम बतलाने वाला जो यंत्र होता है उसको क्या बोलते हैं, तो मौसम बतलाने वाला वर्षा मापी इसको बोलते हैं, या इसको रेन गेज भी बोलते हैं, रेन जी गैस भी बोलते हैं इसको, आप लोग याद रखिएगा। और तापमान जो है आपको पता होगा ये थर्मामीटर है। तो यहाँ से ऑप्शन क्या आपका राइट सही आंसर सही होता है, वो होता है अक्षांश बताने वाला, ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है कि व्यावसायिक रूप से उत्पादित किस रासायनिक पदार्थ से मिट्टी की उर्वरता बढ़ती है। व्यावसायिक रूप से जो दोस्तों यहाँ पे कीटनाशक जो होते हैं इससे आपका यहाँ पे उर्वरकता बढ़ता है। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। फिर नेक्स्ट सवाल आता है कि बॉयलर मुर्गियों का दैनिक भोजन प्रोटीन व वसा से युक्त होता है। पोल्ट्री खाद्य में निम्न में से किसका उच्च स्तर रखा जाता है। आपको पता होगा जो पोल्ट्री के मुर्गीज होते हैं ना, वो कम समय में ही बहुत बड़े बड़े हो जाते हैं। उसमें मतलब उन लोगों के खाने में ऐसा क्या चीज़ रहता है कि ऐसा चीज़ होता है, तो वही बताना है। तो आइए आपको देखिए, जैसे कि लिखा है विटामिन ए बी सी डी, तो इनमें से कोई नहीं है। क्योंकि देखिए उन लोगों का जो खाना होता है ना दोस्तों, उसमें बहुत सारे जैसे सोयाबीन हो गए, चावल हो गए, सूरजमुखी वगैरह हो गए, ये सब का तेल मिला होता है जिसमें मतलब प्रचुर मात्रा में उसमें ए ई डी के सारे प्रोटीन मौजूद होते हैं। तो इसीलिए इसका आंसर होगा इनमें से कोई नहीं, डी। अगला सवाल आता है कि वह स्थान जहाँ मधुमक्खी पालन किया जाता है क्या कहलाता है। तो जहाँ पे मधुमक्खी पालन किया जाता है उसको एपियरीज बोलते हैं। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे आप बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर होगा। अब एक और ऑप्शन नंबर ए में आपका दिया गया है एवियरीज। तो एवियरीज जो बोले जाता है वो जहाँ पे पक्षी पालन किया जाता है, पक्षियों को जहाँ रखा जाता है उसको बोल जाता है एवेरीज। फिर एक्वारियम आपको पता होगा जहाँ पे मछली रहते हैं उसको एक्वारियम यहाँ पे बोला जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी ये एक्वारियम हो जाएगा। तो इसका जो राइट आंसर आपका जो मैंने बताया ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे बिल्कुल ये राइट आंसर होगा। ठीक है, अगला सवाल की तरफ बढ़ते हैं। 5वां नंबर सवाल है कि दास प्रथा का अंतिम रूप से उन्मूलन कब हुआ था। देखिए सवाल दो तरीके से पूछा जा सकता है। यहाँ पे पूछ रहा है कि अंतिम रूप से उन्मूलन कब हुआ, तो जो अंतिम रूप से उन्मूलन हुआ था 1848 ईस्वी में हुआ था, जो कि बिल्कुल यहाँ पर राइट आंसर बिहार बोर्ड के द्वारा लिया गया है। लेकिन अगर के कभी कभी पूछा जाता है कि दास प्रथम का उन्मूलन कब हुआ, अंतिम रूप नहीं देता है, पूछ देता है कि उन्मूलन कब हुआ, तो वहाँ पे आपको 1843 ईस्वी टिक करना है, लॉर्ड एलनबरो के काल में, लॉर्ड एलनबरो
ठीक है। लॉर्ड जो एलनबरो के कार्यकाल में यहाँ पे दास प्रथा का उन्मूलन स्टार्ट हो गया था। वो अंतिम रूप से कब हुआ था? 1848 ईस्वी में। ये चीज़ भी आप लोग याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 आता है कि फ्रांस की क्रांति का स्वरूप क्या था? तो जो फ्रांस का क्रांति का स्वरूप था वो बुर्जुआ क्रांति था। बुर्जुआ क्रांति अमूमन जो अमीर लोग होते थे, जो कि पैसा कमाने के चक्कर में बहुत ज़्यादा रहते थे, तो मेन क्रांति का स्वरूप यही था। देखिए मैं थोड़ा जल्दी जल्दी इसलिए ला रहा हूँ क्योंकि बहुत सारा क्वेश्चन आपको कराने हैं और कम समय में हम टारगेट लेकर चलते हैं कि 30 दिनों में जितना भी मैंने SCERT NCERT प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और MCQs मैंने सारा कुछ जो बताया है उस सारा का सारा मैं विद इन टाइम आपको ख़त्म कर दूं, ताकि आप अपना एग्जाम को अच्छे से क्रैक कर पाएँ। ठीक है। नाजी पार्टी का यहाँ पे पूछ रहा है कि प्रतीक चिन्ह क्या था? तो जो नाजी पार्टी था उसका जो प्रतीक चिन्ह था वो स्वास्तिक था। आपको पता होगा जो नाजी पार्टी था वो किसका? एडोल्फ हिटलर का यह पार्टी था। ठीक है। तो ये चीज़ भी आप लोग याद रखिएगा। अगला सवाल निकल के आता है कि किस संधि द्वारा जर्मनी पर कठोर एवं अपमानजनक शर्तें थोपी गई थी? तो जो जर्मनी का जो अपमानजनक जो शर्तें थोपी गई थी वो वर्साय की संधि के द्वारा यहाँ पे थोपी गई थी। ठीक है। देखिए यहाँ पे हिंदी में थोड़ा सा ये गलत लिख दिया गया है, वसीम की संधि को ही यहाँ पे वर्साय की संधि, जब इंग्लिश मीडियम आप पढ़िएगा तो वहाँ पे दिया गया है, तो यही ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट होगा। और सबसे जरूरी आता है, कभी कभी पूछ देता है कि वर्साय की संधि कब हुआ था? तो याद रखिएगा वो हुआ था 28 जून 1919 ईस्वी में ये चीज़ हुआ था। तो ये चीज़ भी आप लोग याद रखिएगा। अगला प्रश्न निकल के आता है कि प्रथम विश्व युद्ध कब प्रारंभ हुआ? तो ये सबको पता है, ये जो स्टार्ट हुआ था 1914 ईस्वी में स्टार्ट हुआ था। फिर नेक्स्ट सवाल आता है कि गुप्त संधियों की नीति किसने अपनाई? तो जो ये गुप्त संधियों की नीति अपनाया था वो अपनाया था बिस्मार्क ने। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर होगा। नेक्स्ट सवाल है कि द्वितीय विश्व युद्ध में धुरी राष्ट्रों में कौन सा राज्य शामिल नहीं था? पूछ रहा है कि धुरी राष्ट्रों में कौन शामिल नहीं था। तो सबसे पहले याद रखिएगा कि धुरी राष्ट्रों में कौन कौन से राज्य थे। एक थे आपका जर्मनी, उसके बाद एक जो दूसरा था वो एक था जापान, और तीसरा जो था इटली था। यही थे जो द्वितीय विश्व युद्ध में धुरी राष्ट्र में थे। तो देखिए कौन कौन सा पूछ रहा है नहीं है, तो जर्मनी तो था, जापान तो था, और यहाँ पे इटली भी था। तो कौन सा नहीं है? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी बिल्कुल यहाँ पे आपका राइट होगा, सोवियत संघ बिल्कुल राइट होगा, क्योंकि यह धुरी राष्ट्र नहीं मित्र राष्ट्र था सोवियत संघ। अगला सवाल आता है कि तिलक मांझी को किस वर्ष फांसी दिया गया था? तो ये 1785 ईस्वी में इनको फांसी दिया गया था। बीज उर्वरक मशीनरी इत्यादि जैसे महत्वपूर्ण इनपुट एक प्रणाली बनाते हैं जिसे कहा जाता है। तो जो ये प्रणाली बनाते हैं उसको क्या बोलते हैं? याद रखिएगा उसको फार्म प्रणाली बोला जाता है। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पे राइट आंसर होता है। फिर नेक्स्ट सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश चावल का प्रमुख उत्पादक है? तो जो सबसे ज़्यादा चावल का उत्पादन करता है वो चाइना करता है, उसके बाद हमारा प्यारा भारत करता है। अगला आता है निम्नलिखित दालों में से एक जो मिट्टी की उर्वरता बहाल करने में मदद नहीं करती है। आपको पता होगा कि मिट्टी की उर्वरता को बहाल करने के लिए यहाँ पे मतलब दलहनी पौधे को उगाया जाता है, लेकिन एक जैसे अरहर का पौधा है यह उर्वरता को बहाल नहीं करता है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा। ठीक है। अगर अभी तक वीडियो को आपने लाइक नहीं किया तो जल्दी से जल्दी लाइक कर दे, और वीडियो को आप लोग अंतिम तक जरूर से जरूर देखिए। मैं हर एक चीज़ को एकदम बहुत बेहतरीन तरीक़ा से आप लोग के लिए यहाँ पे बता रहा हूँ, ताकि जो भी एग्ज़ाम आए ना बस डायरेक्ट आप जाइए और सवाल देखते देखते पकड़ाएगा और मारिए और आपका रिजल्ट आएगा। ठीक है। 16 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा खरीफ फसलों का उदाहरण है? तो जो इनमें से खरीफ फसल है वो है चावल, ये सबको पता होगा। ऑप्शन नंबर है बिल्कुल यहाँ पे राइट होता है। निम्नलिखित फसलों में से भारत दुनिया में अग्रणी उत्पादक और निर्यातक है। पूछ रहा है कि भारत मतलब किस चीज़ में उत्पादक भी है और निर्यातक भी है? तो ये आपको पता होगा सबसे बेसी यहाँ पे भारत में चाय का उत्पादन भी होता है और निर्यात भी करता है ये चीज़। अरेबिका किस्म की कॉफ़ी शुरू में निम्नलिखित में से किस देश से भारत लाई गई थी? ये भी कभी कभी पूछ लेता है कि कॉफ़ी ये अरेबिका किस फसल का मतलब किस्म है? तो याद रखिएगा जो अरेबिका है वो कॉफ़ी का एक किस्म है जो कि ये यमन से भारत में लाया गया था। ऑप्शन नंबर है यहाँ पे राइट आंसर होता है। नेक्स्ट सवाल 19 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सी फसल भोजन और चारे के रूप में प्रयोग किया जाता है? तो पता होगा जो मक्का होता है, मक्का को रोटी भी लोग खाते हैं, और मक्का को उसको पिसवा कर पशु को भी मतलब गाय बैल जो भी पशु होते हैं उन लोगों को भी दिया जाता है। तो यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर होगा मक्का। अब तो चाय तो भैया गाय बैल के तो पियाइएगा नहीं, तो यहाँ पे एक अगर के आप ऑप्शन से यहाँ पर भी जाइएगा तो बिल्कुल आप सही सवाल करके आते मक्का। गांव घर के लोग भी मक्का का जो होता है पिसवा कर गाय बैल को खिलाते हैं। तो यहाँ से भी आपको एक क्लियरिटी मिल जाती होगी। यूएनओ के एकमात्र महासचिव कौन थे जिनकी पद पर रहते हुए मृत्यु हुई थी? यानी कि बताना है कि कौन से महासचिव थे जिनका पद पर मृत्यु हुआ था। तो वो हुआ था हैमर स्कोलजोल्ड को।
यहाँ पे ये हुआ था, आप लोग याद रखिएगा। इनका जो मृत्यु हुआ था 1961 ईस्वी में मृत्यु हुआ था, ये भी अगर के आपको हो तो याद रख सकते हैं, अदरवाइज कोई दिक्कत नहीं है। अगला है कि यूएनओ महासचिव के अध्यक्ष का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है। तो जो यूएनओ का महासभा के अध्यक्ष का कार्यकाल होता है मित्रों, वो होता है 5 वर्ष के लिए। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर होता है। अगला आता है कि राष्ट्र संघ के चार्टर सदस्य कितने राष्ट्र थे। चार्टर सदस्य में कितने राष्ट्र थे, तो वो यहाँ पे आपका 42 जो सदस्य थे वो उसके राष्ट्र थे। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर होता है। 23 नंबर क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर कि बोबोन राजवंश जिसे फ्रांसीसी क्रांति के दौरान अपदस्थ कर दिया गया था को डैश की संधि पर हस्ताक्षर करने के बाद सत्ता में बहाल किया गया था। तो कौन से संधि के बाद में उनको सत्ता में बहाल किया गया, तो याद रखिएगा वो वियना के संधि के बाद में इनको बहाल किया गया था। वियना का संधि कब हुआ था ये भी पूछ सकता है, तो याद रखिएगा 1985 ईस्वी में ये चीज़ वियना का संधि हुआ था। ठीक है, अगला सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि रॉलेट कानून किस वर्ष पारित हुआ था। तो रॉलेट एक्ट सबको पता होगा, ये 26 जनवरी 1919 को ये पारित हुआ। तो याद रखिएगा ये चीज़ों को। नेक्स्ट आता है साइमन कमीशन किस वर्ष भारत आया था। जो साइमन कमीशन आया था वो 3 फरवरी 1928 ईस्वी में आया था। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर होगा। अगला आता है कि अलूरी सीतारामन राजू जो थे वो कौन थे। तो अलूरी सीतारामन राजू जब यहाँ पे आप आंध्र प्रदेश में जाते हैं ना, तो वहाँ पे इनको बहुत ही मतलब एक समझिए कि पूजा जाता है एक तरह से। ये कौन थे, तो ये आंध्र प्रदेश के एक आदिवासी नेता थे। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट होगा। ये सारा चीज़ आप जब एनसीईआरटी और या एससीईआरटी बुक पढ़िएगा ना, तो सारा कुछ ये सी उसमें बहुत बेहतरीन तरीका से लिखा गया है हर एक चीज़ को। इस जितना ही मैं क्वेश्चंस 150 क्वेश्चंस कराने वाला हूँ, इसमें से कुछ ही क्वेश्चन जो होंगे वो एनसीईआरटी 9 से लेकर 12 तक में नहीं दिए होंगे, नहीं तो मैक्सिमम जो क्वेश्चंस हैं उसी से पूछे गए हैं। मैं जब एनसीईआरटी और एससीईआरटी की जब सीरीज चालू करूँगा तो उसमें मैं बताऊँगा कि देखिए कहाँ कहाँ से सवाल आए हैं। ठीक है, इसीलिए बोल रहा हूँ कि चैनल पर आप रेगुलर बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, 27 नंबर क्वेश्चन है कि इंग्लैंड में चार्टिस्ट आंदोलन कब हुआ था। तो जो इंग्लैंड में चार्टिस्ट आंदोलन हुआ था वो हुआ था 1838 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर होता है। अगला आता है कि लंदन में अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा कानून कब लागू किया गया। तो ये जो लागू किया गया था अनिवार्य शिक्षा कानून, वो किया गया था 1870 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर होगा। बम्बई की चौल किस प्रकार की इमारत थी। तो यहाँ पे पूछ रहा है कि चौल किस प्रकार की इमारत थी। तो अगर कि आप लोगों ने हेरा फेरी मूवी देखा होगा ना, हेरा फेरी, तो वो एक बार वो जो परेश रावल है वहाँ पे एक घर पे ऊपर खड़ा होकर लोटा नहीं फेंक देता है, एक छोटा छोटा क्लिप भी वायरल होता है, और नीचे नल से पानी बैठ के कुछ ऐसा ही मतलब क्लिप है। तो जो वो घर देखते हैं ना, बहुत ही मतलब कम जगह में बहुत ज़्यादा लोगों को रहने के लिए बहुमंजिला जो इमारत होती है उसी को यहाँ पे चौल बोला जाता है। तो याद रखिएगा ये चौल क्या होता है, बहुमंजिली इमारत होता है, ये चीज़ याद रखिएगा। भारत में पहली बार कब और कहाँ धुआं निरोधक कानून पारित किया गया था। तो ये जो पारित किया गया था 1863 ईस्वी में कोलकाता में ये पारित किया गया था। तो याद रखिएगा उस समय जो यहाँ का लॉर्ड, कभी कभी पूछ देता है, लॉर्ड एल्गिन यहाँ का गवर्नर जनरल था। तो ये चीज़ भी आप लोग याद रखिएगा। अगला आता है भूमंडलीकरण शब्द का इजाद किसने और कब किया। तो जो भूमंडलीकरण का शब्द का इजाद किया गया था वो किया गया था यहाँ पे जॉन विलियम्स के द्वारा 1990 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट आंसर होगा। अब देखिए यहाँ पे एक ग्लोबलाइजेशन जिसको भूमंडलीकरण कहते हैं, इसका एक शब्द का इजाद होता है। आखिर ये चीज़ क्या है, आपको देखिए ये एक ऐसा शब्द है जिसमें बहुत सारी एक ऐसी प्रक्रिया कह सकते हैं जिसमें दुनिया भर के देश एक जगह पर मिलकर जो भी मतलब सांस्कृतिक हो गया, राजनीतिक हो गया, या टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में जो भी मतलब एक दूसरे का संबंध को मजबूत करना, उसको आगे की ओर ले जाना, कि जो एक सम्मिलित रूप से काम करता है, उसको भूमंडलीकरण शब्द का यहाँ पे डिनोट करता है। ये चीज़ आप लोग याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 32 निकल के आता है कि एशियाई विकास बैंक, जिसको एशियन डेवलपमेंट एडीबी भी बोलते हैं, की स्थापना कब किया गया था। तो याद रखिएगा दिसंबर 1966 ईस्वी में इसकी स्थापना किया गया था। फिर आता है सवाल कि जापान में छपाई की तकनीक किनके द्वारा लाई गई थी। अगर ये सब जब हिस्ट्री, ये देखिए ये जो चीज़ दिया गया है, आप जब 9th क्लास का हिस्ट्री, वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ते हैं तो उसमें हूबहू चीज़ यही लिखा गया है। तो ये जो लाया गया था चीनी बौद्ध भिक्षुओं के द्वारा लाया गया था। तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पे राइट आंसर होता है। फिर अगला क्वेश्चन निकल कर आता है कि भारतीय भूभाग विश्व के कुल
भौगोलिक क्षेत्र का कितना प्रतिशत है? तो जो भारत का क्षेत्रफल है और पूरे वर्ल्ड का क्षेत्रफल का 2.4% है, तो ऑप्शन नंबर ए पर यहाँ पे राइट आंसर होगा। ठीक है, तो आप देखिए, अब अनसाइए नहीं, वीडियो को आप लास्ट लास्ट तक जरूर देखिए, क्योंकि देखिए जो एस्टेट होता है पेपर, इतना कोई टफ चीज़ नहीं है कि मतलब आपसे नहीं निकलेगा। आपको देखिए, अगर कि आप जनरल कैंडिडेट है तो 150 नंबर में मात्र और मात्र यहाँ पे 75 मार्क्स लेकर आने हैं, जो कि उतना कोई बिग डील नहीं होता है। आप 15 दिन की पढ़ाई में भी आप लोग निकाल सकते हैं। जो मैं सिस्टमेटिक ढंग से पढ़ा रहा हूँ, बस इसको पढ़ लीजिए, आपका मतलब पास हो जाइएगा, इसमें कोई बड़ी चीज़ नहीं है। ठीक है, अगला सवाल आता है कि नाथुला दर्रा किस राज्य में स्थित है? तो पता होगा, जो नाथुला दर्रा स्थित है वो सिक्किम में स्थित है आपका। शिव समुद्रम जलप्रपात, बहुत सवाल ये पूछता है कि आखिर शिव समुद्रम जलप्रपात कहाँ स्थित है? तो याद रखिएगा, शिव समुद्रम जलप्रपात है ये कावेरी नदी पर स्थित है। और कहाँ पे स्थित है? कर्नाटक में। ये चीज़ भी आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, अगला सवाल की तरफ बढ़ते हैं। 37 नंबर क्वेश्चन अगर क्या आइएगा, निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम अमरकंटक नहीं है? तो अगर यहाँ पे देखिएगा, नर्मदा हो गया, सोन हो गया और जोहिला ये नदी हो गया, ये सारा का जो मतलब यहाँ पे उद्गम स्थल है वो अमरकंटक है। और एक जो यहाँ पे बचता है आपका ताप्ती नदी, ताप्ती नदी का जो यहाँ पे उद्गम स्थल होता है वो सतपुड़ा है। ये चीज़ याद रखिएगा। ठीक है, तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे होता है। नेक्स्ट सवाल है आपका कि सर्वप्रथम मानसून शब्द किस देश के नाविकों द्वारा प्रयोग किया गया था? तो ये जो प्रयोग किया गया था वो अरब के द्वारा यहाँ पे प्रयोग किया गया था। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर होता है। ठीक है, फिर आते हैं नेक्स्ट सवाल में, मानस वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? तो ये सब तो मतलब ट्रेंडिंग क्वेश्चन है, हर एग्जाम में पूछा जाता है। ये कहाँ स्थित है? असम में स्थित है। अब याद रखिएगा, यह एक बाघ आरक्षित क्षेत्र भी है, साथ ही साथ इसमें जंगली भैंस पाए जाते हैं। ठीक है, जंगली भैंस पाया जाता है, तो याद रखिएगा इस चीज़ों को। अगला आता है कि रबड़ किस प्रकार की वनस्पति क्षेत्र में आता है? तो जो ये रबड़ है दोस्तों, आपका उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन के क्षेत्र में आता है। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन में कभी कभी पूछ देता है कि कितने वर्षा होती है, तो याद रखिएगा 175 सेंटीमीटर से लेकर 200 सेंटीमीटर तक यहाँ पे वर्षा होती है। ये चीज़ आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, अगला सवाल आता है कि सिनकोना वृक्ष पाए जाने वाले क्षेत्र में वर्षा होती है, यानी कि जहाँ पे सिनकोना पाया जाता है वहाँ पे कितना बारिश होती है? तो वो 100 सेंटीमीटर से अधिक वहाँ पे बारिश होती है। तो देख सकते हैं किस तरह से सवाल आपका ये स्टेट में पूछा गया था, और आप इससे अंदाज़ा भी लगा सकते हैं कि आपका कितने मार्क्स आ जाते हैं या पास हो जाते हैं कि नहीं हो जाते। ठीक है, ये सवाल देखिए यहाँ पे दिया गया है, भारत में किस प्रकार में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व है? जन घनत्व मतलब जनसंख्या घनत्व। तो पूछ रहा है कि भारत का कौन सा राज्य है जिसमें सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व पाया जाता है? तो वो है अपना बिहार। यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट आंसर होता है। अब याद रखिएगा, जो बिहार का जनसंख्या घनत्व है 1106 व्यक्ति प्रति किलोमीटर है, यानी कि 1 किलोमीटर में 1106 व्यक्ति स्क्वायर मीटर में यहाँ बोल सकते हैं घनत्व है। तो किलोमीटर स्क्वायर में यहाँ पे कितना 1106 व्यक्ति रहते हैं। वही अगर के यहाँ पे बिहार का ये बता रहे हैं, और बिहार का अगर कभी कभी पूछ देता है कि लिंगानुपात कितना है। ठीक है, तो बिहार का लिंगानुपात याद रखिएगा आपका 1918 है, सॉरी 918 यहाँ पे है आपका बिहार का लिंगानुपात। ठीक है, भारत का जो यहाँ पे जनसंख्या घनत्व कभी कभी पूछ देता है कि भारत का जनसंख्या घनत्व कितना है, तो भारत का याद रखिएगा, भारत का जो जनसंख्या घनत्व है वो 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर स्क्वायर है, प्रति मतलब वर्ग किलोमीटर है। ठीक है, आशा करता हूँ समझ गए आप लोग। ये याद रखिएगा, बिहार वाला भी और भारत वाला भी। ठीक है, अगला सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या किस देश की है? तो सबको पता है ये चाइना वाले बहुत ज़्यादा लोग जनसंख्या बढ़ा रहे हैं, तो यहाँ पे चाइना हो जाता है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट होगा। श्रीलंका की राजधानी कहाँ है? तो श्रीलंका की जो राजधानी है सबको पता होगा, आप कोलंबो भूल कर ही मत मारिएगा, आपका उसका जो राजधानी है श्री जयवर्धनपुरा उसका राजधानी हो गया है श्रीलंका का। भूटान के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत वन आच्छादित है? वहाँ पे मतलब कितना प्रतिशत में वन पाया जाता है? तो 70% जितना भी उसका क्षेत्रफल है केवल जंगल है वहाँ पे। नॉर्थ ईस्ट का जो राज्य है राज्य बोल रहे हैं, देश है भूटान। अगला आता है कि पोखरा किस देश में स्थित नगर है? तो जो पोखरा है ये नेपाल में एक नगर है आपको। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर होता है। सवाल पूछ रहा है कि 1 सेंटीमीटर बराबर 1 किलोमीटर के लिए सही प्रतिनिधि भिन्न क्या है? यानी कि बोल रहा है कि 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू
1 किलोमीटर। इसका सही प्रतिनिधि भिन्न बताना है। तो प्रतिनिधि भिन्न बताने का मतलब कि ये दोनों का एक क्वांटिटी कर दीजिए, ठीक है। अगर कि 1 सेंटीमीटर को 1 रखते हैं, किलोमीटर को भी सेंटीमीटर में करते हैं, तो 1000 करेंगे तो ये मीटर में होगा। अगर के 100 से और गुना कर देंगे तो ये सेंटीमीटर में हो जाएगा। तो अगर के 1 के अनुपात में 1 के 0 5 0 1 2 3 4 और 5, अगर तो ऑप्शन नंबर डी में देखिएगा तो वही चीज़ यहाँ पे दिया गया है। अगला आता है कि क्षेत्र में जाकर इकट्ठे किए गए आंकड़े को क्या कहा जाता है, तो उसको बोलते हैं प्राथमिक आंकड़ा, ठीक है। 49 क्वेश्चन है कि भोपाल गैस त्रासदी के लिए जिम्मेदार गैस कौन सा था। तो जो भोपाल गैस त्रासदी हुआ था, कब हुआ था, आप लोग जरूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। मैं बता देता हूँ, ईयर बता देता हूँ 1984 में, लेकिन आप डेट के साथ में बताइएगा कि कब हुआ था और कहाँ पे हुआ था। तो ये जो हुआ था मिथाइल आइसोसाइनाइड के कारण होता था। यह एक यूरियन कार्बाइड कंपनी था, वहाँ पे ये चीज़ हुआ था। अगला आता है कि प्रसिद्ध भारतीय स्वतंत्रता सेनानी कौन थे जिन्होंने संसाधन संरक्षण के बारे में एक महत्वपूर्ण अवलोकन किया। हर किसी की ज़रूरत के लिए पर्याप्त है, ठीक है, किसी के लालच के लिए नहीं। जो ज़रूरत है सबके लिए पर्याप्त है, लेकिन लालच नहीं होना चाहिए। तो ये कहे थे हमारे महात्मा गांधी जी ने। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल यहाँ पे राइट होता है। वह भूमि जो 5 से अधिक कृषि वर्षों के लिए बिना खेती के छोड़ जाती है, उसको किस रूप में जाना जाता है, तो उसको बोलते हैं कृषि योग्य बंजर भूमि। कृषि तो कर सकते हैं, लेकिन 5 साल से कोई उस पर रोपने बोने वाला लोग नहीं है, तो उसको बोलते हैं। भारत में खाद्यान्न उत्पादन की खरीद, वितरण और भंडारण के लिए कौन सी एजेंसी जिम्मेदार है, तो आप लोग याद रखिएगा वो आपका है भारतीय खाद्य निगम। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट आंसर होगा। भारत में श्वेत क्रांति के पिता के रूप में किसे जाना जाता है, तो जो भारत में श्वेत क्रांति के जनक वर्गीज कुरियन को जाना जाता है, और स्वामीनाथन जी को बोलते हैं हरित क्रांति के जनक बोला जाता है। भारत में हरित क्रांति की शुरुआत कब हुआ था, कमेंट सेक्शन में जरूर से जरूर बताइएगा ये चीज़ों को। अगला आता है कि ताज़ा पानी मुख्य रूप से सतही अपवाह और भूजल से प्राप्त होता है, जिसे डैश के माध्यम से लगातार नवीनीकृत और रिचार्ज किया जा रहा है, तो इसको बोलते हैं हाइड्रोलॉजिकल चक्र बोलते हैं। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट आंसर होगा। अगला आता है कि नर्मदा बचाओ आंदोलन किससे संबंधित था, तो ये जो नर्मदा बचाओ आंदोलन था ये था आपका सरदार सरोवर बांध थे। तो सरदार सरोवर बांध कहाँ पे है, तो याद रखिएगा ये है गुजरात में आपका। ये चीज़ भी आप लोग याद रखते चलिएगा। नेक्स्ट सवाल आता है कि आज भारत में जल विद्युत शक्ति लगभग योगदान करती है उत्पादित कुल बिजली का कितना प्रतिशत, यानी कि बोल रहा है कि जल विद्युत जो भी यहाँ पे शक्ति उत्पादन होता है भारत में कितना प्रतिशत है, तो याद रखिएगा ये 22% यहाँ पे जल विद्युत का अंश इसमें व्यक्त करता है। अगला आता है कि लौह अयस्क की गलाने में प्रयुक्त धातु कर्म कोयला है। लौह अयस्क जो गलाता है वो है बिटुमिनस। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर होगा। फिर 58 नंबर क्वेश्चन आता है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा खनिज मोनाजाइट रेत में निहित होता है, तो जो मोनाजाइट में होता है वो होता है थोरियम। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा। बिहार में कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वन पाए जाते हैं, तो याद रखिएगा जो बिहार में मात्र 7% क्षेत्र में ही वन पाया जाता है आपका, ठीक है। अगला जो सवाल पूछा गया था, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है, तो जो काजीरंगा यहाँ पे स्थित है दोस्तों वो असम में स्थित है, ठीक है। याद रखिएगा काजीरंगा एक फेमस चीज़ के लिए एक सींग वाला गेंडा, एक सींग वाला गेंडा गेंडा, ठीक है। यहाँ पे बहुत ही फेमस चीज़ है, हमेशा सवाल में पूछा जाता है कि जो एक सींग वाला गेंडा के लिए कौन सा राष्ट्रीय उद्यान फेमस है, तो याद रखिएगा वो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान फेमस है जो कि असम में स्थित है। अगला आता है कि सिंगरौली किस राज्य का सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र है, तो जो सिंगरौली सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र है वो मध्य प्रदेश का है। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पे राइट आंसर होता है। फिर नेक्स्ट सवाल है कि प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण नहीं है, तो यानी कि बोल रहा है कि प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण नहीं है। ऑप्शन है कोयला, विद्युत, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, तो याद रखिएगा ये है विद्युत, तो प्राथमिक का उदाहरण नहीं है। अब बात निकल कर सामने आता है कि प्राथमिक ऊर्जा का आखिर स्रोत है कौन सा, तो याद रखिए कि जो भी प्रकृति से डायरेक्ट रूप से मिलता है, ठीक है, यानी कि सीधे तौर पर प्रत्यक्ष तौर पर यहाँ पे हम प्राप्त करते हैं प्रकृति से अपना, वो होता है प्राथमिक ऊर्जा। जैसे कोयला हो गया, पेट्रोलियम हो गया, प्राकृतिक गैस हो गया। अब बाकी जो हम बनाते हैं उसको बोलते हैं द्वितीयक ऊर्जा, जिसको बोलते हैं विद्युत यहाँ पे ऑप्शन में जो कि दिया गया है, ठीक है।
नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ेंगे तो नेक्स्ट सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन छोटे पैमानों पर उद्योग है, यानी कि छोटे पैमाने पर जो उद्योग है वो खिलौना उद्योग है, यानी कि बहुत ही बड़ा इसका नहीं है यहाँ पे। तो ऑप्शन नंबर सी, आप छोटे पैमाने पर भी खिलौना को यूज कर सकते हैं, ठीक है। अगला सवाल है कि टाटा आयरन एंड कंपनी की स्थापना की गई, यानी कि बोल रहा है कि टिस्को की स्थापना कब किया गया था, तो याद रखिएगा 1907 में यहाँ पे किया गया था, ठीक है। अगला आता है कि भारत का सर्वाधिक विदेशी व्यापार किस मार्ग द्वारा होता है, तो जो सबसे ज़्यादा व्यापार होता है वो समुद्री मार्ग के द्वारा होता है। भारत में रेल परिचालन की शुरुआत कब हुआ था, ये सबको पता है, ये कि 1853 ईस्वी में यहाँ पे सबसे पहले रेलवे की स्टार्ट किया गया था, ठीक है। अगला सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल जैसे ही आइएगा दिया गया कि संसार का सबसे ऊंचा सड़क कहाँ है, तो ये जो सबसे ऊंचा सड़क अभी है हाल फिलहाल में ही बना है सबसे ऊंचा सड़क, तो ये है लद्दाख के उमलिंग ला दर्रा में। ये भी सवाल पूछ सकता है कि उमलिंग ला दर्रा कहाँ पे है, तो ये लद्दाख में स्थित है। तो ये सारे चीज़ों को आप लोग मतलब अच्छे से जहन में बैठाते चलिए कि अगर के एग्ज़ाम में देखिए क्या होता है, एग्ज़ाम में डायरेक्ट तो सवाल नहीं पूछेगा, और के डायरेक्ट सवाल नहीं पूछेगा तो इनडायरेक्ट रूप से जो भी मैं यहाँ पे डिस्क्राइब कर रहा हूँ अगर कि जहन में उस चीज़ को भी रखिएगा ना तो बहुत सारा सवाल वहाँ पे हल करके आप लोग आ जाइएगा। अगला सवाल दे रहा है कि प्राकृतिक आपदा नहीं है, सुनामी, बाढ़, आतंकवाद, भूकंप। अब बताओ बाबू, तुम बंदूक लेके आतंकवाद को बढ़ावा दोगे तो क्या वो प्राकृतिक है? तो बौरा गए हो इसलिए तुम ये सब कर रहे हो, तो यानी कि यहाँ पे हो जाएगा आतंकवाद, ठीक है। 69 नंबर क्वेश्चन कि मानचित्र पर नीले रंग का किस भाग में दिखाया जाता है। ये सवाल बहुत बार पूछा जाता है कि आखिर जो मानचित्र पर जो रंगों का डिनोशन होता है कौन सा रंग का होता है। तो ये सवाल बनाने से पहले मैं बताना चाहूँगा कि जो भी मानचित्र पर होता है याद रखिएगा जो नीला रंग होता है, नीला रंग को जल को दिखाता है, ठीक है। और जो भूरा रंग होता है, भूरा कलर जो होता है उससे हम पर्वत को डिनोट करते हैं। साथ में जो यहाँ पे पीला रंग होता है, ठीक है, पीला जो रंग होता है मानचित्र पर पठार को दर्शाते हैं, तथा हरा रंग से हम मैदान को दर्शाते हैं। तो ये चीज़ भी आप लोग याद रखिएगा। तो पूछ रहा है नीला रंग से, नीला मतलब जल, जल किधर है बाबूआ, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट आंसर होगा, ठीक है। बढ़ते हैं 70 नंबर क्वेश्चन। 70 नंबर क्वेश्चन है कि बिहार में सर्वप्रथम नगर निगम की स्थापना कहाँ किया गया था। जो सबसे पहले नगर निगम की स्थापना किया गया था पटना नगर निगम के किया गया था। कब किया गया था तो याद रखिएगा 15 अगस्त 1952 ईस्वी में ये चीज़ का स्थापना किया गया था, ठीक है। अगला आता है कि कहलगांव तापीय विद्युत परियोजना किस जिला में अवस्थित है। तो जो ये कहलगांव स्थित है बिहार के भागलपुर जिला में स्थित है। 2011 के जनगणना के अनुसार बिहार में साक्षरता दर कितना है, तो लगभग 63% यहाँ पे है। तो देखिए यहाँ पे कहा दिया गया 0.63, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर होता है। अगला आता है कि पिनासे की सैनिक सरकार कितने वर्षों तक सत्ता में रही। तो ये जो सैनिक सत्ता जो रहा था लगभग 17 सालों तक यहाँ पे रहा था। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर होता है, ठीक है। फिर 74 नंबर क्वेश्चंस की तरफ आते हैं। 74 नंबर क्वेश्चंस में आइए तो यहाँ पर दिया गया है कि बेल्जियम में सामाजिक विभाजन का आधार क्या था। तो जो बेल्जियम में सामाजिक विभाजन हुआ था वो भाषा के ऊपर हुआ था। वहाँ पे बहुत सारे भाषा के लोग एक साथ रहते थे, तो उन्हीं के बीच में टकराव होने के बाद भाषा के आधार पर वहाँ पे विभाजन हुआ था। अब जो देखिए गौरवपूर्ण क्रांति, ये सबको पता होगा, गौरवपूर्ण क्रांति डायरेक्ट जैसे ही गौरवपूर्ण बोलेगा तो जबान पे आ ही जाएगा इंग्लैंड का गौरवपूर्ण क्रांति, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे बिल्कुल राइट होगा। अब ये कब हुआ था तो 1688 ईस्वी में इंग्लैंड का गौरवपूर्ण क्रांति हुआ था। ये चीज़ भी याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट सवाल आता है कि लोकतंत्र में कल्याणकारी राज्य की संकल्पना संविधान के किस भाग से लिया गया है। तो जो लोक कल्याणकारी यानी कि नीति निर्देशक तत्व के बारे में यहाँ पे बातें किया जा रहा है, ठीक है। नीति निर्देशक तत्व, नीति निर्देशक तत्व भाग 4 में स्थित है। आप लोग को भी पता होगा आर्टिकल 36 से लेकर 51 तक यहाँ पे दिया गया है, ठीक है। तो उसी के बारे में यहाँ पे बोला जाएगा, इसी को डीपीएसपी भी बोलते हैं, ठीक है, समझ गए होंगे इतना। अगला आता है रीपोलिंग है। पूछ रहा है कि रीपोलिंग क्या है। जब आप मास्टर बन जाइएगा ना, तो मास्टर बनने के बाद जब आप पहली बार आपको चुनाव का जब ड्यूटी दिएगा, चुनाव का जब ड्यूटी मिलेगा तो उस समय खुद ब खुद समझ जाइए कि रीपोलिंग क्या है। रीपोलिंग, पोलिंग मतलब क्या होगा, चुनाव कराना, मतदान कराना, और री मतलब दोबारा, तब पुनः मतदान हो गया रीपोलिंग। ऑप्शन नंबर ए सही बात, ठीक है। अगला सवाल आते हैं
अगला सवाल में आपसे बस नॉर्मल पूछा गया है कि अपने सभी नागरिकों को समान मताधिकार प्रदान करने वाला पहला देश कौन सा था। तो जो सबसे पहला जो समान मताधिकार प्राप्त कर लिया था वो चाइना ने किया था। याद रखिएगा चीज़ों को। 79 नंबर क्वेश्चन आता है कि भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य किस देश से लिया गया है। तो जो मौलिक कर्तव्य लिया गया है वो कहाँ से लिया गया, वो रसिया के संविधान से लिया गया है, रूस के संविधान से लिया गया है। लोकसभा का कार्यकाल कितनों वर्षों का होता है। देख रहे हैं कितना मस्त मस्त सवाल पूछा गया है आपसे। ये 5 वर्षों का लोकसभा का कार्यकाल होता है, सबको पता होंगे ये सब चीज़ें की। अब ऐसा तो है नहीं कि इससे स्टेट का पेपर आप पास कर लीजिएगा तो आपको नौकरी लग जाएगी। आपको यहाँ पे लगभग 75 नंबर लेकर आने हैं, यहाँ पे पास हो जाइएगा। ठीक है, ये यूआर का है, इससे कम भी लाइएगा तो बाकी जो यहाँ पे कैटेगरीज है वो लोग भी पास हो जाएंगे। ठीक है, अगला सवाल की तरफ आते हैं। अगला सवाल है किसी सदस्य की मृत्यु या इस्तीफा के बाद होने वाले चुनाव को क्या कहते हैं। जाहिर सी बात है उसको उपचुनाव कहेंगे, जो किसी जब कोई मर गया या कोई इस्तीफा दे दिया तो। अगला है कि मतदाता पहचान पत्र के अलावा और कितने प्रमाण पत्र वैध होते हैं। तो और टोटल जो प्रमाण पत्र 14 ऐसे प्रमाण पत्र होते हैं जो यहाँ पे वैध होते हैं। जब आप पढ़िएगा बुक में तो सारे 14 का नाम दिया गया है वहाँ पे। ठीक है, अगला आता है कि लोकसभा में अनुसूचित जातियों के लिए कितना सीट आरक्षित है। तो यहाँ पे 84 सीट जो आरक्षित है अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षित है। किस संविधान संशोधन के अनुसार लोकसभा का कार्यकाल 6 वर्ष के लिए बढ़ाया गया था। तब 42वां संविधान संशोधन 1976 ईस्वी में यहाँ पे 1 साल के लिए बढ़ाकर 5 साल से 6 साल किया गया था। अगला आता है कि विधानसभा का नेता कौन होता है। तो विधानसभा का जो नेता होता है वो मुख्यमंत्री होता है, जैसे लोकसभा का जो नेता होता है वो प्रधानमंत्री होता है। ये दोनों चीज़ याद रखिएगा। नेक्स्ट सवाल है कि राज्यसभा को किस अनुच्छेद के अनुसार विशिष्ट शक्तियाँ प्राप्त हुई है। तो राज्यसभा का जो आर्टिकल है आर्टिकल 249 यहाँ पे वो संबंधित है राज्यसभा से। आप लोग जरूर से जरूर बताइएगा लोकसभा का कितना आर्टिकल यहाँ पे है। ये चीज़ आप लोग जरूर से जरूर बताइएगा कि लोकसभा का आर्टिकल कितना में आता है। 87 नंबर क्वेश्चन है कि भारत के संविधान में निम्नलिखित में से कौन सा समानता के अधिकार शामिल नहीं है। कानून के समक्ष समानता ये तो है, ये है। अस्पृश्यता का उन्मूलन यानी कि छुआछूत को खत्म करना ये भी है। रोजगार की औसत समानता ये भी है। आर्थिक बराबरी ये नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे हो जाएगा। आर्थिक बराबरी मतलब समझें। अब आप बोलिएगा कि कोई एक आदमी बोलेगा कि भारत के प्रधानमंत्री चाहे कोई भी गवर्नमेंट हो बोले अगर कि आर्थिक बराबरी का मतलब क्या हुआ कि बाबू जितना भी अंबानी के पास पैसा है ना उतना ही पैसा हमारे पास भी होना चाहिए। तो ये कैसे पॉसिबल है बताइए। तो वही पूछ रहा है। समानता का अधिकार मतलब आपको कानून के समक्ष समानता हुआ, अस्पृश्यता का उन्मूलन के समक्ष समानता हुआ, रोजगार में अवसर के समानता हुआ, न कि भैया जितना पड़ोसिया के पास पैसा है उतने पैसा हमारे पास होना चाहिए। वो समानता नहीं हुआ, वो आपको ईर्ष्या हुआ। ठीक है, अगला आता है यहाँ पे निम्न में से कौन सा एक राजनीतिक अधिकार नहीं है। राजनीतिक अधिकार नहीं है। किसी धर्म को स्वीकार करने का अधिकार, यह अधिकार नहीं है। राजनीतिक अधिकार है मतदान का अधिकार हो गया, चुनाव लड़ने का अधिकार हो गया, सरकार की आलोचना करने का अधिकार आपका एक राजनीतिक अधिकार होगा। अगला आता है कि निम्नलिखित में से कौन भारत के लिए कौन सा कथन सही है। पूछ रहा है सही कथन पूछ रहा है आपसे। तो ठीक है, तो यहाँ पे जैसे ही पढ़िएगा आप दिया गया है कि यहाँ धार्मिक स्वतंत्रता का अभाव है। बिल्कुल ऐसा नहीं है, यहाँ पे पूरी तरह से धार्मिक स्वतंत्रता है। धर्म की प्रधानता है वो भी नहीं है। धर्मनिरपेक्ष का सिद्धांत है तो बिल्कुल यहाँ पे धर्मनिरपेक्ष है, सेक्युलरिज्म है। अगला आता है कि सामाजिक विभेद का एक अच्छा परिणाम क्या है। तो सामाजिक विभेद का जो सबसे अच्छा परिणाम है लोकतंत्र को सशक्त बनाना। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल यहाँ पे आपका राइट आंसर होता है। निम्नलिखित में कौन संघीय राज्य की विशेषता नहीं है। तो संघीय राज्य की विशेषता एकहरी व्यवस्था होता है। जहाँ पर भी संघीय राज्य होगा वहाँ पे दोहरी शासन व्यवस्था होगा। ये चीज़ भी आप लोग गांठ बांध के याद रखिएगा। दोहरी शासन मतलब एक जो होगा वो सेंट्रल में होगा, सेंटर में होगा, और दूसरा जो होगा स्टेट में होगा, जैसे कि लोकसभा हो गया और राज्य में विधानसभा हो गया। तो जहाँ भी संघीय मतलब दोहरी शासन व्यवस्था वहाँ पे होगा। ये चीज़ आप लोग याद रखिएगा। अगला आता है कि राष्ट्रपति 5 वर्ष तक अपने पद पर रहता है।
कब से रहता है? अपने निर्वाचन की तारीख से, संसद द्वारा निर्धारित तिथि से, अपने पद ग्रहण के दिन से, या निर्वाचन आयोग द्वारा घोषित तिथि से। तो याद रखिएगा, जब वह बनता है, जब वह पद को ग्रहण करता है, तब से 5 वर्ष रहता है, न कि भैया जैया चुनाव का घोषणा हो गया उस दिन से 5 वर्ष। तो ये चीज़ आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। अगला सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल जैसे ही आइएगा, आपसे यहाँ पे दिया गया है कि संपूर्ण क्रांति का उद्देश्य क्या था। तो जो ये संपूर्ण क्रांति का मेन उद्देश्य था वो सैनिक तंत्र की स्थापना था। संपूर्ण क्रांति का याद रखिएगा कि किसने नारा दिया था, तो जो दिया था जयप्रकाश नारायण ने दिया था, ठीक है। कब दिया था? 1974 ईस्वी में गांधी मैदान से ये नारा दिया गया था। बहुत बार सवाल पूछता है कि संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया था, कब दिया था? जयप्रकाश नारायण ने 1974 ईस्वी में दिया था। ये इंदिरा गांधी को, सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए नारा दिया गया था, ये भी चीज़ याद रखिएगा। अगला सवाल आता है कि चिपको आंदोलन का प्रारंभ किस राज्य से हुआ। तो जो चिपको आंदोलन का प्रारंभ हुआ था वो यहाँ पे उत्तराखंड से हुआ था। ऑप्शन नंबर ए आपको राइट आंसर होगा। इनमें से कौन सा लोकतंत्र को मजबूती प्रदान नहीं करता है? मतलब कौन सा मजबूती प्रदान नहीं करता है? तो ऑप्शन ए है विविधता में एकता, सर्वधर्म समभाव, विविधताओं में सामंजस्य का अभाव और संघर्ष, विविधताओं में राजनीति का प्रभाव। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर बोल रहा है, तो ऑप्शन नंबर सी होगा। बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक निम्नलिखित में से कौन थे? तो बहुजन समाज पार्टी के, जिनका जैसे कि हाथी का जो चुनाव चिन्ह है, उसका संस्थापक जो थे काशीराम थे। अभी जो बहुजन समाज पार्टी के नेता हैं शायद मायावती जी हैं, हाँ वही हैं, तो उन्हीं का पार्टी के बारे में यहाँ बात हो रहा है। जो उनका संस्थापक थे काशीराम थे, याद रखिएगा चीज़। अगला आता है कि इनमें से किस पर लोकतंत्र का भविष्य निर्भर करता है। तो जो लोकतंत्र का भविष्य निर्भर करेगा वो निष्पक्ष चुनाव पर होगा। अगर के चुनाव ही किसी एक खास आदमी के पक्ष में होने लगे, फिर लोकतंत्र ही क्या, लोकतंत्र ही समाप्त हो जाएगा फिर तो। यानी कि निष्पक्ष चुनाव, ऑप्शन नंबर है बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर होगा। अगला आता है कि भारतीय लोकतंत्र में कौन सी बात देखने को नहीं मिलती है। तो भारतीय लोकतंत्र में कौन सा बात देखने को नहीं मिलती है? बहुसंख्यकों का शासन। ऐसा नहीं है कि जिसका भी यहाँ पर संख्या ज़्यादा है वही यहाँ पर राज्य करेगा, ऐसा कुछ नहीं है। इलेक्शन होगा, इलेक्शन में जो भी चीज़ वहाँ पे जीतेंगे वही यहाँ पे शासन करेगा लोग। अगला आता है कि विविधताओं के बीच सामंजस्य की स्थापना की सर्वाधिक क्षमता किस शासन व्यवस्था में होती है? अधिनायक तंत्र, सैन्य शासन तंत्र, लोकतंत्र या राजतंत्र। तो यानी कि डाइवर्सिटी का बात कर रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल लोकतंत्र यहाँ पे राइट आंसर होगा। 100 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे पहुँचने वाले हैं हम लोग। तो पूछ रहा है मेरे प्यारे बच्चों की है कि किस बात से स्पष्ट होता है कि बिहार में लोकतंत्र की जड़ें गहरी है। नालंदा का प्राचीन विश्वविद्यालय, बिहार में साक्षरता की दर, वैशाली के लिच्छवी गणतंत्र। जब वैशाली के लिच्छवी गणतंत्र के बारे में पढ़िएगा तो हमें लोकतंत्र की सबसे पहली जानकारी वहीं से मिलती है कि किस तरीक़ा से वहाँ पे डेमोक्रेसी काम कर रहा था, ठीक है। अगला सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल जैसे ही आते हैं यहाँ से, अब देखिए यहाँ से आप लोग का जो 100 क्वेश्चन, लगभग 100 MCQ मैंने करा दिया। 100 MCQ टोटल आपका SST का था, और यहाँ से आपका अब यहाँ पे इसमें CDP आएगा। आपसे 10 CDP, यहाँ से CDP मतलब देखिए क्या हम सिलेबस आपको पहले का वीडियो में ही बता दिए हैं कि जो 150 सवाल आपसे पूछे जाएंगे, 100 जो सवाल रहेंगे आपके सब्जेक्ट से रहेंगे, बाकी 50 जो सवाल रहेंगे इसमें मैथ, रीजनिंग, CDP वगैरह सारा कुछ रहेंगे। तो अब यहाँ से 100 नंबर तक तो मैंने आपको बता दिया। अब यहाँ से जो स्टार्ट होने वाले हैं, अब आपका यहाँ से CDP स्टार्ट होने वाला है, जिसको पेडागोजी भी बोलते हैं, शिक्षण शास्त्र भी बोलते हैं, ठीक है। तो अच्छे से इसको देखिएगा। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया यात्रा है, ठोस में से अमूर्त की ओर, ज्ञात से अज्ञात की ओर, सरल से कठिन की ओर, उपयुक्त में सभी। तो शिक्षण अधिगम सभी है बाबू। तुम नहीं जान रहे हो तो जानने लगे, तुम कोई चीज़ों को ठोस रूप में जान रहे हो आप उसको एब्स्ट्रैक्ट रूप में जानने लगे, तो ये सारा कुछ यहाँ पे हो जाएगा। छात्र द्वितीयक हैं, किस शिक्षण में दूसरा है? तो निरंकुश शिक्षण में, जिसमें मन नहीं लग रहा है, यानी कि वो सेकेंड हो गए। स्वायत्त अधिगम क्या होता है? स्वायत्त अधिगम मतलब खुद से, मतलब यहाँ पे करना, यानी कि ऑप्शन नंबर है ज्ञान स्व प्रयास से, यानी स्वायत्त अधिगम मतलब सेल्फ स्टडी जिसको बोल रहे हैं, अगर हिंदी में कुछ लिखा हुआ है तो उसको याद रखिएगा। अनुदेशात्मक जो उद्देश्य लिखने में प्रयोग होता है वो कौन सा होता है?
आपको क्रिया, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर होगा। ब्लूम टेक्सोनॉमी में जब पढ़िएगा तो वहाँ पूछेगा कि संज्ञानात्मक पदानुक्रम की एक आलोचना है, वो कौन सा है? न्यूनतम स्तर की अनावश्यकता। ये अनावश्यकता नहीं है, न्यूनतम स्तर की आवश्यकता होना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल यहाँ पे राइट होगा। आगमन विधि यहाँ पूछ रहा है कि आगमन विधि होता है, तो जो आगमन विधि होता है वो स्टूडेंट सेंटर्ड होता है, चाइल्ड सेंटर्ड होता है, तो शिक्षार्थी केंद्रित होना होगा। अब देखिए यहाँ पे दो चीज़ आता है, एक होता है आगमन विधि, ठीक, अब एक होता है निगमन विधि। निगमन विधि होता है, यहाँ पे दो चीज़ होते हैं। अगर के आगमन विधि सबसे, हम मान के चलिए पहले हम एग्जाम्पल दे दिए, पहले अगर हम यहाँ पे उदाहरण दे दिए, याद रखिएगा कोई भी चीज़ को समझाने का दो तरीका होता है, या तो पहले उसको हम उदाहरण देकर समझा दिए कि बाबूआ देखो जैसे इतना बड़ा हाइट है ना, तो इतना ही बड़ा ये का हाइट का चीज़ होता है। तो पहले हम जब उदाहरण देकर बच्चों को समझाते हैं तो उसको आगमन विधि बोलते हैं। और जैसे ही जब मैथ वगैरह में चले जाते हैं तो पहले हम वहाँ पे थ्योरी यानी कि सिद्धांत को बताते हैं कि देख बाबू थेल्स का जो प्रमेय है, तो पहले प्रमेय का ये देख लो और इसके बेस पे ये ऐसे ऐसे सवाल बनेगा। तो यानी कि पहले हम सिद्धांत बता दिए, वो निगमन विधि हो गया। सिद्धांत बताने के बाद हम वहाँ पे उदाहरण बताते हैं, तो ये निगमन विधि हुआ। आगमन विधि में पहले हम उदाहरण बता दिए, उसके बाद उसके ऊपर से हम समझाते हैं कि ये सिद्धांत ऐसे ही काम करता है, तो वो आगमन विधि हुआ। तो आशा करता हूँ ये दोनों समझ गए होंगे, जब आप सीटेट वगैरह पास किए होंगे तो ये सब पढ़े होंगे ये चीज़। 107 नंबर क्वेश्चन है कि यहाँ पूछ रहा है कि आगमन विधि की त्रुटि क्या है। ये बहुत ही अधिक समय लेता है क्योंकि बच्चों को यहाँ पे उदाहरण से समझाना पड़ता है। निगमन विधि का क्या लाभ है? तो जो निगमन विधि का लाभ है वो सभी विषयों पर प्रयोग संभव है, उच्च स्तर के लिए उचित है, और एक ही साथ में सभी को शिक्षण, यानी कि ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर होगा। पाठ्य योजना जो लेसन प्लान होता है में विशिष्ट उद्देश्य हैं। तो जो लेसन प्लान जो उद्देश्य होते हैं यानी कि शिक्षक के लिए ही होते हैं। आप ही ना लेसन प्लान बीएड वगैरह में बनाते होंगे, तो ये जो विशिष्ट उद्देश्य जो है वो शिक्षक के लिए, न कि छात्र के लिए है। अगला आता है कि ध्यान आकर्षित करना किनकी व्यवस्थाएं महत्वपूर्ण अवयव है। तो जो यहाँ पे ध्यान आकर्षित करना अवयव वो गेनगे मॉडल में बताया गया है आपको। अगला आता है कि सूक्ष्म शिक्षण में किन कौशलों का उपयोग किया जाता है, यानी कि माइक्रो टीचिंग के बारे में यहाँ पे बोल रहा है। किसके बारे में बोल रहा है मित्रों? माइक्रो टीचिंग, या जिसको सूक्ष्म शिक्षण बोल रहा है। माइक्रो टीचिंग के बारे में श्यामपट्ट कौशल, आप बोर्ड पर जाकर 10 मिनट पढ़ाते हैं, बिल्कुल सही। खोजपूर्ण प्रश्न कौशल, बिल्कुल सही। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर होगा। अनुदेशन एवं शिक्षण में परस्पर एक समानता है। ये दोनों में क्या समानता है कि दोनों में ही पृष्ठ पोषण, पुनर्बलन और पाठ विश्लेषण पर विशेष बल दिया जाता है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर होगा। अगला आता है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सूक्ष्म शिक्षण के लिए गलत है, यानी कि माइक्रो टीचिंग के लिए गलत पूछ रहा है। एक शिक्षक प्रशिक्षण अवधारणा, ठीक है, ये तो बिल्कुल सही है। एक शिक्षक की आत्मविश्वास को कम करना, नहीं बबुआ, आत्मविश्वास कम कैसे होता है? आत्मविश्वास बढ़ता है। जब माइक्रो टीचिंग आप करते हैं तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता है वहाँ पे। अगला आता है कि कक्षा के अंदर बालकों के अधिगम पर सर्वाधिक प्रभाव दृष्टिगोचर होता है। किसका होता है? तो कक्षा का एक साइकोलॉजिकल यहाँ पे क्या होना चाहिए? वातावरण होना चाहिए, बहुत ही बेहतरीन वातावरण होना चाहिए। समावेशी शिक्षा को पता होगा कि सारे लोगों को एक साथ लेकर चलना, समाज के हर एक बच्चे को, हर एक विविधता को महत्व देना। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर होता है। फिर अगला सवाल आपसे पूछ रहा है कि पुस्तकालय एक ऐसी जगह होती है जहाँ ढेर सारी किताबें होते हैं, खिलौना होते हैं, कपड़े होते हैं। अब बताओ, ऐसा ऐसा सवाल आपसे पूछा जा रहा है। तो बबुआ सबको पता है जहाँ पुस्तकालय है मैंने वहाँ पर अंबार लगा हुआ है किताबों का, तो ढेर सारी किताबें। अगला आता है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक पुस्तक का प्रकार है? कौन सा पुस्तक प्रकार है? सामान्य पाठ्य पुस्तक, संदर्भ पुस्तक, ए बी दोनों, और इनमें से कोई नहीं। तो ये दोनों यहाँ पे पुस्तक है। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन सा गुण शिक्षकों का नहीं है, पूछ रहा है आपको। तो जो शिक्षक का गुण नहीं है इनमें से वो होगा आपको ईर्ष्या। किसी से जलन नहीं करना है, द्वेष नहीं करना है, ये गुड शिक्षक नहीं है। गुड शिक्षक कौन है? जो सबसे आपको हेल मेल रखते हैं, सबको हेल्प करते हैं, सबसे अपना सहानुभूति रखते हैं,
क्रिएटिविटी वर्क करते हैं वही गुड टीचर हैं। तो आपसे निवेदन है कि जब भी आप मास्टर बने तो गुड टीचर बने, ना कि दूसरों से जलन करें, ना दूसरों से चुगली करें, ना कि किसी को ये करें। तो ये सबसे बचिए आप लोग, ठीक है। 119 नंबर क्वेश्चन आते हैं। एक शिक्षक के निम्नलिखित में से कौन से व्यक्तिगत गुण शिक्षण को प्रभावित करते हैं? तो ये जो व्यक्तिगत गुण है वो है आपका संवेदनशीलता, सेंसिटिविटी आपका राइट आंसर होगा। अगला आता है कि उच्च शिक्षा में शिक्षक की भूमिका होती है, जो मतलब हायर एजुकेशन होता है उसमें शिक्षक की क्या भूमिका होती है? छात्रों को जो सेल्फ स्टडी पर उसको बढ़ावा देना। देखिए दुनिया में कोई भी चीज़ आपको सेल्फ स्टडी को नहीं हरा सकता है, याद रखिएगा। कितना भी आप यहाँ पे हाई फाई क्लास ले लीजिए, कोचिंग ले लीजिए, लेकिन जो बच्चे में सेल्फ स्टडी करने का अगर के लत लग गया बबुआ, उससे खतरनाक कोई चीज़ नहीं है। सेल्फ स्टडी मतलब अपना टेबल चेयर पानी वगैरह लेके हम बैठ गए 10 घंटा 12 घंटा 15 घंटा, मतलब टाइम से तो मतलब ही नहीं, हम पढ़े जा रहे हैं पढ़े जा रहे हैं। तो दुनिया में सेल्फ स्टडी को कोई भी मात नहीं दे सकता है, कितना भी टैलेंटेड बंदा हो, कितना भी मतलब हार्ड वर्किंग बंदा हो, सेल्फ स्टडी इज बेस्ट, ये समझ लीजिए। बाकी सब मोह माया है। अगर कि जो बच्चा में सेल्फ स्टडी के कैपेबल आ गया, फिर उसको कोई भी एग्ज़ाम निकालने से कोई नहीं रोक सकता है। सेल्फ स्टडी मतलब समझिए कि आप बाबू ज्ञाता बनने वाले हैं, मतलब अपने आप में ही आप एक उच्च मुकाम पर जाने वाले हैं। बाकी बहुत सारे लोग को तो 2 घंटा तो टेबल पर बैठ नहीं पाते हैं, तुरंत बैठेंगे 10 मिनट में मोबाइल चेक करेंगे, ये चेक करेंगे, वो चेक करेंगे, बस बंद करके चले जाएंगे कि हो गया पढ़ाई बाबू हमारा, ठीक है। इसीलिए मैं बोलता हूँ कि सेल्फ स्टडी पर खास करके ध्यान दीजिए। अगला सवाल है कि मूल्यांकन प्रक्रिया संबंधित है। तो जो मूल्यांकन होता है वो ओवरऑल होता है, संपूर्ण अधिगम प्रक्रिया है। तो ऑप्शन नंबर है बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर होगा। 122 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा मूल्यांकन का उपकरण नहीं है? तो कौन सा उपकरण नहीं है? तो और निर्धारण मापनी, प्रोजेक्ट रिपोर्ट, जांच सूची, संचयी रिकॉर्ड। तो यहाँ पे कौन सा हो जाए? नहीं है प्रोजेक्ट रिपोर्ट। कोई भी प्रोजेक्ट बनाया तो उससे आपको मूल्यांकन नहीं किया जा सकता है। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर होगा। 123 नंबर क्वेश्चन है कि पोर्टफोलियो का एक उदाहरण है। पोर्टफोलियो क्या है? सब लोग जानते हैं कि कोई भी काम है उसको कम समय में कैसे करना है, यानी कि लिमिटेड समय में कैसे करना है, वही तो पोर्टफोलियो है। तो देखिए क्या लिखा गया, छात्रों के काम का संग्रह समय अवधि में। हाँ बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। खेल कूद का प्रयोजन है किसका? शारीरिक विकास, नैतिक विकास, उपयुक्त में से दोनों। तो आपका यहाँ बिल्कुल राइट होगा। जब आप कोई खेल करते हैं तो उसमें तो आपका फिजिकल तो आप एक्टिव हैं ही हैं, साथ में ही मोरल एक्टिव है। वहाँ पे लोगों से कैसे बोल रहे हैं, कैसे बात कर रहे हैं, उनसे आप क्या सीखते हैं, तो आपका यहाँ पे मोरल डेवलपमेंट भी हो रहा है। तो दोनों हो जाएगा आपका, फिजिकल डेवलपमेंट और मोरल डेवलपमेंट, ठीक। आता है अगला नंबर क्वेश्चन 125। मनोवैज्ञानिक आधार निम्नलिखित को ध्यान में रखते हुए पाठचर्या विकास में अपनी भूमिका निभाता है। किसमें? छात्र संवेदना, छात्र की प्रकृति, छात्र की खुशी, छात्र की ज़रूरतें। तो याद रखिएगा आपका हो जाएगा छात्र की ज़रूरतों, यानी कि जो भी मतलब छात्र चाह रहे हैं उसके बारे में देखना। अगला आता है कि भारतीय समाज की विशेषता क्या है? जो भारतीय समाज की विशेषता है वो स्तरीय है, लेवल वाइज है, रूढ़िवादी आप भूल के भी नहीं मारिएगा। निम्नलिखित में से कौन भूलने का कारण नहीं है? यानी कि बहुत लोग बहुत जल्दी जल्दी भूल जाते हैं, तो वो है याद करने की इच्छा है। अरे बबुआ, जब हमको याद करने का इच्छा है, हम कोई चीज़ को सोच रहे हैं कि हमको उस चीज़ को याद करना है, तो हम उसको भूल कैसे सकते हैं? तो ये तो कॉमन सेंस से भी आप इसको मार सकते थे। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला सवाल आता है कि इनमें से कौन सा कारक अधिगम प्रक्रिया को प्रभावित नहीं करता है? तो जो अधिगम को प्रभावित नहीं करता है, बुद्धि, रुचि, तत्परता, उद्देश्य निर्धारण, यानी कि गोल सेटिंग। गोल सेटिंग आपका अधिगम प्रक्रिया को प्रभावित नहीं करता है, बल्कि आपको और उत्तेजित करता है, क्यूरियस करता है उस चीज़ को अचीव करने में। अगला आता है कि श्रव्य दृश्य सामग्री सुविधा प्रदान करती है क्या? बहुसंवेदी, मल्टी डायरेक्शन में जो बता रहा है यहाँ पे। अगला आता है कि डोन्स ब्लॉक का उपयोग किया जाता है, किस में किया जाता है? जोड़ घटाव उपयुक्त में से दोनों। तो जो डोन्स ब्लॉक होते हैं ये दोनों में प्रयोग किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल यहाँ पे बिहार बोर्ड के द्वारा आंसर राइट लिया गया था, ठीक है। अब यहाँ से शुरू होता है 131 नंबर से 10 क्वेश्चंस आपको मिलेंगे जीएस का, और 10 क्वेश्चंस मिलेंगे आपको मैथ और रीजनिंग का, ठीक है।
तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। लाला लाजपत राय को इस नाम से भी जाना जाता था, तो जो लाला लाजपत राय को उनको बोलते थे शेरे पंजाब के नाम से, तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर होगा। निम्नलिखित में से किस मानसून में भारत में सर्वाधिक वर्षा होती है, तो सबको पता होगा ये दक्षिणी पश्चिमी मानसून में भारत में बहुत ज़्यादा बारिश होती है। अगला आता है कि विश्व में सबसे अधिक इंटरनेट उपयोगकर्ता किस देश में है। ये भी कॉमन सेंस का बात है बाबू, जिस देश में जनसंख्या ज़्यादा होगा लाजमी सी बात है वहाँ पे लोग नेटो ज़्यादा चलाएंगे, तो ऑप्शन नंबर है चाइना यहाँ पे राइट आंसर होगा। अगला आता है कि बिहार में किसके नेतृत्व में सर्वदलीय दल ने साइमन कमीशन का बहिष्कार किया था, तो किसके में किया था, तो वो हो जाएगा आपका बिल्कुल राइट आंसर अनुग्रह नारायण सिन्हा, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे होगा। अगला आता है कि IRCTC की हालिया अधिसूचना के अनुसार साइबर घटनाओं को पता लगाने के बाद रिपोर्ट करने की समय सीमा क्या है, यह है आपका करेंट अफेयर 6 घंटा, आप लोग यह चीज़ को याद रखिएगा। ठीक, अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से किसे द्वितीयक प्रदूषक कहा जाता है। द्वितीयक प्रदूषक आपका ओजोन है। अब देखिए यहाँ पे दो चीज़ आता है, एक आपका प्राइमरी और एक होता है सेकेंडरी पॉल्यूशन। प्राइमरी पॉल्यूशन मतलब जो डायरेक्ट रूप से आपको पॉल्यूशन करें, वायु पॉल्यूशन करें, ठीक है। और जो यहाँ पे सेकेंडरी हो गया वो इनडायरेक्ट रूप से यहाँ पे करता है, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखिएगा, जैसे कि मान के लिए कार्बन मोनोऑक्साइड हो गया, कार्बन नाइट्रोजन डाइऑक्साइड हो गया, वो डायरेक्ट रूप से पॉल्यूशन करते हैं, वायु प्रदूषण करते हैं, तो उसको प्राथमिक बोलेंगे, और जो इनडायरेक्ट रूप से करते हैं उसको सेकेंडरी बोलेंगे, यानी द्वितीयक बोलेंगे। तो यही पूछ रहा है द्वितीयक वायु प्रदूषण, तो ओजोन का प्रदूषण है। अगला आता है यहाँ पे कि ठोस कचरे को जलाने की अनुशंसा नहीं की जाती है। क्यों नहीं किया जाता है, क्योंकि यह कई पर्यावरणीय मुद्दों का कारण बनता है। कोई भी ठोस चीज़ जब जलाते हैं तो वहाँ से प्रदूषण वगैरह फैलता है, उसी के बारे में यहाँ बोल रहा है। अगला सवाल आता है किस प्रकार की खेती में वनों की कटाई अधिक होती है, तो जो वनों की कटाई अधिक होती है उसके खेती को निर्वाह खेती बोलते हैं, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला सवाल निकल कर सामने आता है कि निम्नलिखित देशों की अर्थव्यवस्था सबसे बड़ी वार्षिक कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन के लिए जिम्मेदार है। कौन कौन सा देश, तो वो है आपका USA और चाइना, ऑप्शन नंबर सी ए और बी दोनों यहाँ पे होगा। ये दोनों देश कार्बन डाइऑक्साइड सबसे ज़्यादा उत्सर्जित करता है। अगला आता है सवाल 140 नंबर क्वेश्चन कि भारत में निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में राजहंस घोंसला बनाने के लिए सबसे बड़ी संख्या में प्रवास करती है। तो ये जो प्रवास करती है किस क्षेत्र में, कच्छ के रण में। कच्छ के रण कहाँ पे है, तो याद रखिएगा गुजरात में, ठीक है। और यहाँ पे 140 नंबर क्वेश्चन तक समाप्त होता है और यहाँ से आपका होता है मैथ स्टार्ट। तो मैथ जब पढ़ाऊंगा तो सारा हम मैथ सॉल्व करा दूंगा। बाकी ये वीडियो कैसा लगा जरूर से ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा, और नेक्स्ट वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिए। यहाँ तक अगर के आप लोगों ने देख लिए तो मैं आपको सैल्यूट करता हूँ। आप बहुत ही मतलब सिंसियर एक कैंडिडेट है और आपका रिजल्ट तो कोई रोक ही नहीं सकता है बबुआ, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में। वीडियो को लाइक नहीं किया तो फर्स्ट लाइक करके अपने दोस्तों के पास भी इसको शेयर कर दीजिए, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में, बाय बाय। पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए।